बच्चों ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे हम लोग, और उसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल चुके हैं, है ना। अब उसमें और भी कुछ चीजें निकालनी है, वो भी देखते हैं जल्दी से। जैसे डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले तो, कि भाई ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, कि आपने जब ऐसा पार्टिकल को फेंका u वेलोसिटी से, तो वो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, है ना। ये तो हमें पता है। ये मान लीजिए एंगल थीटा पे है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट वाला ux, जिसको ux cos थीटा बोलेंगे, मतलब एक्स एक्सिस वाली शेडो, और एक आपका uy हो गया, जो y एक्सिस वाली शेडो को रिप्रेजेंट करता है ना। अब आपको याद होगा कि एक्स एक्सिस वाली जो शेडो वो तो सीधा चलती है, और वाई एक्सिस वाला शेडो जो है वो ऐसे पहले ऊपर जाती है और फिर वो ऐसे नीचे आती है ना। सब हम बात कर चुके हैं। अच्छा बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बाद। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जब वो ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल फेंका गया था और वापस ग्राउंड पे आ गया। जब वो ग्राउंड पे आया तो जो टाइम हुआ वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट ये वाला टाइम भी है जब आपका जो एक्स वाली शेडो है वो यहाँ पे आ जाएगी, और यही टाइम ऑफ फ्लाइट इस वाई वाली शेडो का टाइम वो है जब वाई वाली शेडो ऐसे ऊपर जाएगी और वापस से नीचे आ जाएगी। यानी ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है टी, ये वाई वाली शेडो के लिए वो टाइम है जब वाई में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। देखो वाई वाली शेडो पहले ऊपर गई, फिर वापस नीचे आ गई, और ग्राउंड पे वापस आ गई, है ना, नीचे पर। वैसे ही ये प्रोजेक्टाइल तब यहाँ पे यहाँ पहुंचा, तो ये दोनों टाइम जो है वो बराबर है। यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट ये हुआ, तो वाई में जो शेडो है वो यहाँ वापस आया, तो जो टाइम लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। यानी अगर मैं सिर्फ वाई एक्सिस को एनालाइज कर लूं, एक्स को भी एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं वाई को एक्स एनालाइज कर लेता हूँ तो मुझे ऑब्वियस सी बात है क्या मिल जाएगा भाई बच्चों, मुझे आराम से क्या मिल जाता है, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो हम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वाई एक्सिस को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अब आप सेकंड पैरामीटर लिखें जो हमें निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर वाई एक्सिस को एनालाइज करेंगे। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया, वाई वाली शेडो को देखो, वो टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम तब होगा जब वाई वाली शेडो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस जीरो हो जाना चाहिए। तो जिस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस जीरो है, उस टाइम को हम बोल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन है -g। और आपका बच्चों यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है, तो प्लस है uy इज इक्वल टू u साइन थीटा, है ना। ये सब हम जानते हैं। तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएं तो हमारा काम बन जाएगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो इक्वल्स टू यू टी। तो यहाँ पे यू वाई इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से एक टी कॉमन आके नीचे जीरो हो जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा बच्चों, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 2u(y) बाई जी। देखो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारा 2u(y) बाई जी। अच्छा बच्चों, ये आप ध्यान से देखो, तो ये फॉर्मूला कुछ आपको देखा सा लगेगा। याद करो, आपको याद हो तो मोशन अंडर ग्रेविटी हमने पढ़ा था। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जब एक बॉल को आप u स्पीड से ऊपर फेंकते थे और वो ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे आ जाती थी, तो आप उसका टाइम ऑफ फ्लाइट लिखते थे 2u/g। यानी ये जो u है ये वर्टिकल वाली वेलोसिटी है। देखो इसमें uy क्या है, जो वर्टिकल की वेलोसिटी है। यानी यहाँ पर इसका मोर जनरलाइज फॉर्मूला ये है कि आप इसको ऐसे याद रखो, तो ज्यादा केसेस में ये अप्लाई हो सकता है। अगर आप इसका याद रख लें कि 2 टाइम्स वर्टिकल वेलोसिटी बाय जी, तो इससे फायदा क्या होगा कि आपका मोशन अंडर ग्रेविटी के अलग से फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो पूरी यू हो जाती है जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी करते हो। तो यू वाई की जगह आप यू डालो, तो देखो उसका फॉर्मूला बन गया। यानी कि 2u/g जो है वो ज्यादा जनरलाइज फॉर्मूला है, वो मोशन अंडर ग्रेविटी में भी लग जाता है और यहाँ तो लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसलिए आपको ये फॉर्मूला ज्यादा
अच्छे से याद होना चाहिए कि 2 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है किसी पार्टिकल का, चाहे वो किसी एंगल पे फेंका जाए चाहे वो वर्टिकली फेंका जाए, तब पूरा का पूरा कोई भी पूरा जो रफ्तार इनिशियल स्पीड वो किसके उसमें आ जाएगी बच्चों, पूरा का पूरा वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा। तो उसके बाद यू वाई जो है वो यू के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। बाकी बुक्स में 2u/g आप याद रखें, बाकी किताबों में यू वाई की वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं वो लोग, तो ये हो जाता है 2u sin थीटा बाई जी, है ना। बात तो एक ही है, आप वर्टिकल कंपोनेंट से याद रखेंगे तो आपको वैसे भी वर्टिकल यू वाई निकालना ही पड़ेगा साइन थीटा से, है ना। तो वहां पे आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं ना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यही चीज उसके बाद जो तीसरी चीज हम निकाल रहे हैं उसमें भी ये चीज देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना। तो बच्चों अपन को ये बताना है कि प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट वो कितना अचीव करेगा। देखो मैक्सिमम हाइट तो ये है भाई, ये आपका एच मैक्स है। तो इसको निकालने के लिए आप देखो, जब एच मैक्स पे है पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो नेट वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, याद करो मैंने आपको बताया था। सिर्फ वाई का वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो होती है, नेट नहीं होती है, क्योंकि वहां पे यूएक्स होता है ना, जो कि कांस्टेंट होता है, बट वी बाई जीरो होता है। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जो डिस्प्लेसमेंट वाई वाली शेडो करेगी जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए, वही डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों आपका एच मैक्स है ना। तो यहाँ पे हम फिर से वाई एक्सिस को एनालाइज करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। आपको सिर्फ वाई एक्सिस को एनालाइज करना है ना मैक्सिमम हाइट के लिए, एक्स को एनालाइज करने की जरूरत है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि जब डिस्प्लेसमेंट जो है आपका मैक्सिमम हाइट के बराबर है, एच मैक्स के बराबर, तब देखो फाइनल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, वो जो है शेडो वाई वाली शेडो की, वो जीरो हो गई। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन वो तो माइनस जी के बराबर है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर कि इनिशियल वेलोसिटी यू आई है, दैट इज यू साइन थीटा। तो अब आप इक्वेशन लगा दें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर मतलब वी वाई स्क्वायर माइनस जीरो हो जाएगा, और आपका यू वाई स्क्वायर अभी लिखते हैं, बाद में हम वैल्यू पुट करेंगे, और इज इक्वल्स टू 2 माइनस जी इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह एच मैक्स कर देंगे। देखो माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी बच्चों यू वाई स्क्वायर बाई 2 जी। अब देखो ये भी वैसा ही टाइप का फॉर्मूला है, ये ज्यादा जनरलाइज फॉर्मूला है। आप तो वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2 जी होता है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो वर्टिकल वेलोसिटी पूरी यू हो गई है, तो यहाँ पे आपका वो फॉर्मूला बन जाता है बच्चों एच मैक्स का यू स्क्वायर बाई 2 जी। यानी इसको याद रखो तो मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, मतलब फॉर्मूले याद हो जाते हैं, है ना। तो कोई नए फॉर्मूले नहीं सीख रहे हो आप, सिर्फ जहां जहां पहले यू था वहां वहां वर्टिकल कंपोनेंट पहले, क्योंकि यू वर्टिकल था इसलिए वो फॉर्मूले में ऐसे आ रहा था। अब यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर अपॉन 2 जी याद रखोगे तो मोशन अंडर ग्रेविटी के फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे आपको, और प्रोजेक्टाइल के तो याद हो ही रहे हैं। इसलिए ये बड़ा अच्छी चीज है कि आपको जनरल फॉर्मूले को याद रखना चाहिए, इससे काफी काम बन जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ये बात, ये पॉइंट बच्चों क्लियर होगा। इसके बाद ये यू वाई हो गया, ये 2 जी हो गया, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया, है ना, मैक्सिमम हाइट निकाल लिया। उसके बाद कुछ चीजें और पूछी जाती हैं, उसको भी निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको यू वाई की वैल्यू आप किताबों में देखोगे तो यू साइन थीटा लिख देते हैं, तो एच मैक्स का फॉर्मूला ये बना देते हैं कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, है ना। तो ये ऐसे भी याद, मतलब लिखते समय तो ये बाद में आप लिख ही लोगे, याद करने के लिए ऐसे याद रखें यू आई के फॉर्म में, है ना, तो ज्यादा आसानी से बच्चों को याद रहता है ये फॉर्मूला। तो आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हम बात करेंगे अब रेंज की, है ना। तो मैं आपको रेंज भी बताता हूँ क्या होता है। देखिए फिर से रेंज को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा फोर्थ पैरामीटर है,
रेंज, रेंज को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। तो इसमें होगा क्या कि भाई पहले तो डायग्राम बना लेते हैं फिर उसमें समझते हैं। हालांकि मैं रेंज जब पहले प्रोजेक्टाइल मोशन समझाया था तब मैंने बात बताया था आपको, फिर भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो आप किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकोगे तो वो ऐसे जाएगा भाई। आपने मान लीजिए कि इनिशियल स्पीड u से फेंका, ये एंगल थीटा, तो उसके दो कंपोनेंट है बच्चों ux और एक कंपोनेंट है uy, है ना। दो एक्सिस में हम तोड़ देते हैं। अच्छा, ये ग्राउंड से ग्राउंड जब कवर करता है तब टोटल टाइम वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट में इसने कुछ दूरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर की होती है, एक्स डायरेक्शन में। भाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई, जो वाई की शेडो है डिस्प्लेसमेंट की टाइम ऑफ फ्लाइट में, वो तो जीरो होती है, बट एक्स की डिस्प्लेसमेंट होती है कुछ, वो जीरो नहीं होती। एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता है, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो ये जो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, उस डिस्प्लेसमेंट को ही एक्स के हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेंज। तो ये रेंज की डेफिनेशन है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कवर along the horizontal direction while traveling by the projectile in air, and after reaching the ground the displacement covered in x axis is known as range। इसको रेंज बोलते हैं। अब ये रेंज निकालना है। अच्छा बच्चों, एक चीज तो आप जानते हो कि ये जो ux है ये तो हमेशा कांस्टेंट रफ्तार है, यानी कि वो जो x वाली शेडो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कांस्टेंट स्पीड से कर रही है। अच्छा, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ये रेंज जो है, जितना डिस्टेंस वो टाइम ऑफ फ्लाइट में कर ले। तो अगर कांस्टेंट स्पीड से चलती है और टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम के लिए चलती है तो यूएक्स इनटू टाइम, तो ये वो डिस्टेंस होगी, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेंज। तो रेंज निकालना तो और भी आसान है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस को एनालिसिस करना है, क्योंकि रेंज जो है वो एक्स एक्सिस में है। और अगर हम इसको एनालिसिस करते हैं तो हमें समझ में आ रहा है यूएक्स तो भाई कांस्टेंट है और टाइम ऑफ फ्लाइट पर वो जो दूरी कवर करता है वो रेंज है। तो हम रेंज बहुत आसानी से लिख सकते हैं यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप जानते हो, अभी आपने देखा सिंपली यू वाई बाई टू जी, टू यू वाई बाई जी, सॉरी यू वाई बाई टू जी बोल दिया मैंने गलती से। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अभी आपको लिखवाया था, कितना था बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, टू यू वाई बाई जी, है ना। तो रेंज का फॉर्मूला आ गया यूएक्स और यूवाई के टर्म्स में, इसमें आप याद रख सकते हो। बाकी जो किताबों में फॉर्मूला दिया रहता है वो भी हम डिराइव करेंगे। तो रेंज का फॉर्मूला हो गया टू यू एक्स यू वाई बाई जी। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको ये बात क्लियर होगी। उसके बाद इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करें तो आप जानते हो यू एक्स की वैल्यू होती है यू कॉस थीटा और यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो रेंज हो जाएगा टू यू एक्स की वैल्यू है यू कॉस थीटा और यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा और डिवाइड बाई जी। अब आप थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करें तो टू को कॉस थीटा साइन थीटा के साथ लिख लें, यू को यू स्क्वायर लिख लें, यू स्क्वायर टू टाइम्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई जी। अब जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है भाई साइन टू थीटा का, जिसमें टू कॉस थीटा साइन थीटा या टू साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ ही बोल लो। तो यहाँ पे देखो ऐसी चीज दिखाई दे रही है आपको, टू कॉस थीटा साइन थीटा, तो उसको हम साइन टू थीटा लिख सकते हैं। तो रेंज का जो फर्दर फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज विच इज रिटन इन बुक्स। तो बुक्स में आपको ये फॉर्मूला मिलता है ना। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे याद कर लो, कभी कभी इस तरीके से याद करने से हमें क्वेश्चन में आसानी हो जाती है, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें सीख जाओगे कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए ना। बाकी याद जैसे भी आप रखना, याद तो रखना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो वहां डेराइव करना पड़ेगा। नहीं तो आप इतना याद रखना कि यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट करना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू तो आपको वैसे ही पता होता है, तो तुरंत निकल आता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। तो देखो बच्चों, अब ये रेंज तो हमने निकाल लिया है ना। अब इसके रिलेटेड मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग उसके बारे में जरूर सोचिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं बच्चों कि यहाँ पे लिख लेते हैं, काम करते हैं, क्वेश्चन है ना।
तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड से आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका हुआ है। अच्छा, इसमें जो इनिशियल रफ्तार है u वो फिक्स्ड कर दी गई है। जैसे मान लो कि ये पार्टिकल को अगर 50 मीटर पर सेकंड से फेंकना है तो आप इसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे हर बार, लेकिन हर बार आप एंगल चेंज कर रहे हैं, ये आप थीटा चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे थीटा जो है वो वेरिएबल है, मतलब इनिशियल स्पीड जो है वो फिक्स कर दी गई है, बट थीटा जो है वो वेरी कर रहा है। पहले थीटा 0 डिग्री पर, फिर 10, 20, 30, 40, 40 और फाइनली 90 डिग्री तक। मतलब जो आपका थीटा है वो चेंज हो रहा है 0 डिग्री टू, वेरिएबल है 0 डिग्री टू 90 डिग्री, बट यू फिक्स्ड है। तो आपसे सवाल पूछा गया है कमेंट ऑन रेंज। तो रेंज का क्या होगा ये आपको बताना है ना। तो मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, तो उन 4 ऑप्शन बताइए कि रेंज ऑलवेज इंक्रीजेस, बी ऑप्शन रेंज ऑलवेज डिक्रीजेस, सी ऑप्शन रेंज increases then decreases, and D option range decreases then increases। तो आपको इन चारों सवालों का जवाब देना है, मतलब इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखो बच्चों, मेरे ख्याल से आपने इसके बारे में जरूर सोचा होगा, तो इसको मैं बताता हूँ, सॉल्व करते हैं इसको। देखो, जो आपका ये रेंज का फॉर्मूला है, तो आप उस रेंज के फॉर्मूले से देखें तो आपको समझ में आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे ही आप ये फॉर्मूला लिखते हैं तो आपका जो एंगल है वो 0 से 90, मतलब थीटा 0 से 90 वेरी कर रहा है, लेकिन रेंज के फॉर्मूले में 2 थीटा होता है ना। और आप जानते हो, अगर साइन की वैल्यूज के बारे में आपको पता है तो आपको ये जरूर पता होगा कि जब साइन की वैल्यूज बनाई जाती हैं तो मैं 180 तक की वैल्यूज यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ 2 थीटा है, थीटा नहीं है ना। तो 180 डिग्री तक की या 2 पाई तक की वैल्यू देखें, तो यहाँ पे तो पाई तक की वैल्यूज देखें, तो यहाँ पाई बाई 2 आता है और 180 मतलब ये पाई हो गया। तो पाई बाई 2 पर साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, यानी पहले ये जो साइन की वैल्यू है 0 से 90 पाई बाई 2 तक ये इंक्रीज करती है, और फिर 90 से पाई बाई 2 से पाई के बीच में, 90 से 180 के बीच में ये जो साइन की वैल्यू है ये डिक्रीज करती है। तो क्योंकि रेंज साइन 2 थीटा पे डिपेंड करता है और थीटा इस रेंज पे चल रहा है, तो अगर मैं बोलूं कि पहला केस जब आपका थीटा जो है वो 0 डिग्री से 45 डिग्री वेरी कर रहा है, तो जो 2 थीटा है बच्चों वो कहां से कहां वेरी कर रहा है, मतलब 0 इंटू 2 तो 0, 2 इंटू 45 तो 90 डिग्री। तो आपका जो बच्चों रेंज है वो 0 से 90 वेरी कर रहा है, मतलब साइन 2 थीटा है ना, तो 0 से 90, तो इसका मतलब 0 से 90 के बीच में, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू बढ़ रही है इस रेंज में, आपका जो साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा इंक्रीजेस 0 टू 45, जब थीटा 0 टू 45 है तो आपका रेंज जो है बच्चों पहले इंक्रीज कर रहा है ना, तो रेंज ऑल्सो इंक्रीजेस। उसके बाद बस सब सेकंड केस में जब आपका थीटा जो है वो 45 डिग्री से 90 डिग्री तक वेरी करता है, तो आपका जो 2 थीटा है वो 90 डिग्री से 180 के डिग्री के बीच में वेरी करता है, और इस रेंज में आप देखो तो साइन 2 थीटा डिक्रीज करेगा, तो इसका मतलब रेंज भी डिक्रीज करेगा। तो पहले रेंज इंक्रीज कर रही होती है 45 डिग्री तक, तो इसका मतलब 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम मिलती है बच्चों, 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम मिलती है, और फिर घटती जाती है, और घट मतलब यहाँ से 90 से 180 में जब थीटा 45 से 90 है तो रेंज जो है वो डिक्रीज करती है, तो पहले इंक्रीज कर रही है फिर डिक्रीज कर रही है। तो कई बच्चे हालांकि सही आंसर इसका देते हैं, एंड दैट इज फर्स्ट रेंज इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, है ना। तो बच्चों इसका आंसर सी ऑप्शन है। अब यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आया, जैसे मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि भाई रेंज जो है अगर पहले बढ़ रही है तो 45 पे मैक्सिमम हो गई है, आप खुद सोचो 45 पे तो मैक्सिमम हो गई है, तो ये मैक्सिमम रेंज क्या कितनी होती है ये भी हम निकाल लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो आप इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम
नेक्स्ट पेज पे इसको निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम रेंज होती है, मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल थीटा मस्ट बी 45 डिग्री। तो थीटा आपका बच्चों 45 डिग्री होना चाहिए। अगर थीटा 45 होगा तो साइन 2 थीटा 90 होगा, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी बच्चों, विच इज इक्वल्स टू 1। और जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा तो आपका जो रेंज है वो भी मैक्सिमम होगा, तो रेंज इज मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगा बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बाई जी। तो ये साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम रेंज का वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर बाई जी। तो याद रखेंगे ये वैल्यू है मैक्सिमम रेंज की, यू स्क्वायर बाई जी, है ना बच्चों। तो आई होप आपको याद रहेगी मैक्सिमम रेंज की वैल्यू ये होती है। अच्छा, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे मैंने आपसे बोला था कि अभी बच्चों कि जब आप एंगल से फेंकते हैं और इसको वो करते हैं, तो देखो पहले आपने कम एंगल पे फेंका तो इस पे कुछ रेंज होगी, फिर और एंगल पे फेंका तो रेंज आपकी बढ़ेगी, फिर बढ़ेगा तो फिर और बढ़ेगी। तो इस तरीके से 45 पे ये रेंज मैक्सिमम मिलेगी, फिर 45 से ज्यादा एंगल पे फेंकोगे तो फिर आपकी रेंज ये कम होने लगेगी बच्चों, फिर ये रेंज कम होती जाएगी ऐसे, है ना। तो अगर आप देखें तो 45 के अबाउट, 45 के अबाउट जो है 45 डिग्री के अबाउट आप जितना एंगल ऊपर जाएंगे उसमें जो रेंज में डिक्रीज आएगा, उतना ही एंगल अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो सेम डिक्रीज इन रेंज मिलेगा आपको, है ना। जितना एंगल ऊपर जाने पे और जितना एंगल नीचे आओगे आप, अगर ये सेम अमाउंट का एंगल आ रहे हो, 45 के सिमेट्रिक है रेंज का कम होना, 45 पे मैक्सिमम मिलना है, और उसके बाद आप जितने एंगल नीचे आओगे, जितनी अमाउंट से रेंज कम होगी, अगर उतना ही एंगल सिमेट्रिकली आप 45 डिग्री के ऊपर जाओगे तो उतना ही कम होगा। तो इससे भी एक बार सवाल पूछा गया था, है ना, इस लॉजिक को लेकर, वो मैं आपको बताता हूं। तो ये क्वेश्चन क्या था ये भी आप देख लो एक बार। उन्होंने ये बोला था कि हमारे पास दो पार्टिकल है, दोनों की स्पीड बराबर है। उन्होंने कहा एक जो पार्टिकल है उसकी स्पीड u है ऐसे, लेकिन ये जो है ये 42 डिग्री पे फेंका गया है, तो ये पार्टिकल नंबर 1। और एक दूसरा पार्टिकल है सेकंड पार्टिकल, इसको भी u रफ्तार से फेंका गया है, बट ये जो एंगल है ये 49 डिग्री है। एक को 42 डिग्री पे फेंका गया, एक को 49 डिग्री पे। तो 1 वाला भी कुछ रेंज कवर करेगा, तो 1 वाला जो रेंज कवर करेगा वो R1 है, और 2 वाला जो रेंज कवर करेगा वो R2 है। तो आपसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो आपको बताना कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट है। तो उन्होंने 3 इसके वो दिए थे, तो R1 ग्रेटर देन R2, बी ऑप्शन R1 इज लेस देन R2, सी ऑप्शन R1 इज इक्वल्स टू R2। तो रेंज कवर्ड बाय फर्स्ट पार्टिकल इज R1 एंड रेंज कवर्ड बाय सेकंड पार्टिकल इज R2। इसका क्या आंसर होगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो आपको ये कंपैरिजन करना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 45 के अबाउट सिमेट्रिक जितना एंगल जाते हो उसी हिसाब से कम होती है रेंज। तो 45 पे तो मैक्सिमम है, ये तो आपको समझ में आ रहा है, 45 पे जो आपकी रेंज है बच्चों वो मैक्सिमम। अब ये 42 देखो, तो 45 से ये नीचे जो है 42 का डिफरेंस है, ये 3 डिग्रीज का है, तो ये कुछ कम होगी और ऐसा रहेगा। लेकिन ये जो आपका डिफरेंस है 45 से 49, तो ये डिफरेंस जो है वो 4 डिग्री का, ये 3 डिग्री का है, 3 डिग्रीज, और ये 4 डिग्रीज। तो 4 डिग्रीज वाला क्योंकि इसका ज्यादा एंगल बना चुका है, तो इसमें जो 45 की रेंज से ज्यादा डिक्रीज होगी, जबकि 3 डिग्री वाले का कम डिक्रीज होगा। तो जो रेंज होगा R2 का
वो R1 से कम होगा। भाई जो कम घटेगा, फर्स्ट वाला पार्टिकल की रेंज कम घट रही है तो सेकंड पार्टिकल की रेंज ज्यादा घट रही है, तो फर्स्ट पार्टिकल की रेंज ज्यादा होगी और सेकंड पार्टिकल की रेंज कम होगी, है ना। तो आप ऐसा समझो, जो ज्यादा एंगल बनाता है 45 से, जो ज्यादा एंगल पे रहता है उसकी रेंज कम होती है, और 45 से जो कम एंगल पे होता है उसकी रेंज ज्यादा होती है। तो यहाँ पे किसका डिफरेंस कम है, 42 वाले का, इसलिए इसकी रेंज ज्यादा होगी, मतलब फर्स्ट पार्टिकल की। और सेकंड पार्टिकल का जो डिफरेंस है एंगल में वो ज्यादा है, इसलिए सेकंड पार्टिकल की रेंज कम होगी। तो R1 इज ग्रेटर देन R2। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आपको समझने चाहिए, ठीक। चलिए, और अगर हम चर्चा करें इसके आगे, तो आप एक बात और ध्यान से देखें यहाँ पर, कि जब आप किसी पार्टिकल को फेंकते हो, प्रोजेक्टाइल को ऐसे यू से, और एंगल चेंज करते हो, तो मैंने जैसे अभी बताया कि पहले पार्टिकल यहाँ गिरेगा, फिर पार्टिकल यहाँ गिरेगा, फिर पार्टिकल यहाँ गिरेगा, तो 45 डिग्री पे आएगा तो मैक्सिमम रेंज होगा। उसके बाद जब आप उसको फेंकोगे तो इसकी मैक्सिमम रेंज, अब जो रेंज है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, आप जरा हाइट के बारे में सोचें, हाइट के बारे में सोचें। तो ये जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, ये लगातार इंक्रीज करती है। अगर थीटा आपका इंक्रीज कर रहा है ना, ऐसा लिखना चाहिए था, इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इंक्रीजेस देन मैक्सिमम हाइट आल्सो इंक्रीजेस। तो जब थीटा इंक्रीज करता है तो रेंज तो बढ़ता है और फिर घटता है, लेकिन मैक्सिमम हाइट हमेशा बढ़ता है, मैक्सिमम हाइट नहीं घटती कभी भी, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको समझनी चाहिए। चलिए खैर, इसके बाद और अगर हम इस रेंज में जाएं तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर हमें समझ में आता है। अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया बच्चों, जिसका डिफरेंस ज्यादा है वो कम रेंज कवर करेगा, और जिसका डिफरेंस कम है वो ज्यादा रेंज कवर करेगा। तो अगर दोनों का डिफरेंस 45 के इधर और 45 के इधर अगर ये बराबर होते तो फिर इस लॉजिक से बराबर रेंज कवर करते। यानी कि हमारे पास एक वेलोसिटी में दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं जिस पर बराबर बराबर रेंज कवर करता है पार्टिकल। देखो कैसे, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट सिनेरियो में कि बच्चों आपने ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक पार्टिकल यू रफ्तार से, यू फिक्स्ड है ना, यू सेम रहेगा, क्योंकि अभी तक जो भी हम चर्चा करते आ रहे हैं वो यू सेम था। अब मान लो आपने इसको थीटा एंगल पे फेंका, तो लेट सपोज जब आपने यू से इसको थीटा एंगल पे फेंका था, तो इसने जो रेंज कवर की होगी, लेट सपोज ये R1 है, और उसके बाद फिर आपने एक पार्टिकल को दूसरे एंगल पे फेंका जो एंगल है 90 माइनस थीटा, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा का एंगल बना रहा है, 90 माइनस थीटा। अच्छा, इसको भी यू से फेंका आपने, 90 माइनस थीटा वाले जो एंगल से पार्टिकल को फेंका था वो आपने किससे फेंका है बच्चों, हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा से फेंका गया, और यू रफ्तार से ही फेंका गया है। जिसको आपने थीटा एंगल से फेंका था उसको भी यू रफ्तार से फेंका था। और ये जो रेंज कवर कर रहा है, लेट सपोज ये R2 कवर कर रहा है ना, ये R1 कवर कर रहा है, ये R2 कवर कर रहा है। आप देखेंगे कि ये दोनों रेंज बराबर आती है। हम सॉल्व करके देख लेते हैं, हम निकाल के देखेंगे इस बात को, है ना, ऐसे नहीं मानेंगे। तो चलिए निकाल के देखते हैं इन दोनों को। तो आपका जो रेंज है R1, तो R1 आप लिखोगे यू स्क्वायर साइन, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो साइन 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बाई जी। तो ये R1 की वैल्यू हुई। R2 की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो R2 के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा है। तो 90 माइनस थीटा अगर हम करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा बाई जी। तो इसको फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा है ना, ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाई ये जी। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना होता है बच्चों, आपको पता है। साइन 180, जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो आप जानते होंगे कि साइन अगर आप 180 माइनस थीटा लिखते हैं तो अलाइड एंगल वाली प्रॉपर्टी से ये साइन थीटा के बराबर होता है। तो जैसे यहाँ पे साइन 180 माइनस 2 थीटा है तो वो साइन 2 थीटा के बराबर होगा। तो आपका जो रेंज है R2 वो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब देखो ये R2 और R1 तो बराबर निकले ना भाई,
इसलिए मैंने आपको बोला कि सेम वेलोसिटी जो है, सेम स्पीड पर अगर आप दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे फेंकेंगे तो ये पार्टिकल इक्वल रेंज कवर करते हैं, इक्वल रेंज, है ना बच्चों। तो ये बात आपको क्लियर हो रही हो। अच्छा, ये जो दोनों एंगल है जिन पर इक्वल रेंज कवर करता है पार्टिकल, ये दोनों एंगल कैसे एंगल्स हैं आप देखो, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा, अगर दोनों को ऐड करो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा तो 90 आ रहा है। मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 होता है, तो जिनका सम 90 होता है उनको हम मैथ्स में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ऐसे दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिनका सम 90 है, या ऐसे दो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हो, उन पर जो रेंज है बच्चों वो हमेशा सेम रहती है। यानी कि आप सोचो अगर मैंने एक पार्टिकल को 30 डिग्री पे फेंका तो मुझे फिर सेम रेंज कितने एंगल पे मिलेगा, 90 माइनस 30, या फिर ऐसा सोचो कि जिसको जोड़ने पे 90 मिले तो 60 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 72 डिग्री पर एक पार्टिकल को फेंका जाए तो वो जो रेंज कवर करता है, तो दूसरा एंगल वो कौन सा है जिसपे ये सेम रेंज मिलेगा, तो 90 माइनस 72 मतलब 18 डिग्री पे फेंकने पर आपको सेम रेंज मिलेगी, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर जब आपकी स्पीड सेम होती है तो आपके रेंज सेम होते हैं, और वो दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना। तो इस चीज को आप यहाँ पे नोट करके लिख लें। तो हम नोट करके लिख लेते हैं बच्चों, when two angles of projection, angles of projection, angles of projection forms complementary angle, forms complementary angle, then the range is same। तो बच्चों ये नोट हमेशा याद रखिएगा, व्हेन टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्म्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब दोनों का सम 90 हो, देन रेंज इज सेम फॉर द टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो रेंज जो है वो दोनों एंगल प्रोजेक्शन के लिए सेम रहती है ना। तो चलिए ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। अब इसमें ही एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों। देखो जैसे मैंने आपको ये बताया कि दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज सेम है, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि इनकी रेंज तो सेम है बट हाइट सेम नहीं है ना। चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं और उससे एक सवाल पूछा जाता है, बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था अभी, यहाँ पे चाहो तो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में ले लो कि भाई ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अब आपने क्या किया कि एक पार्टिकल को थीटा एंगल से फेंका यू रफ्तार से, तो आपको पता है कि ये कुछ रेंज कवर करेगा, और फिर दूसरे पार्टिकल को आपने यू रफ्तार से ही फेंका है, बट जो अब एंगल से फेंका है ये वो एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये भी वही रेंज कवर करेगा जो पहला पार्टिकल रेंज कवर कर रहा है। तो ये रेंज तो दोनों की सेम है, दैट इज आर, बट इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो आप समझ पा रहे होंगे h1 है, और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है उसको हम बोल देते हैं h2। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें कुछ रिलेशन है h1 h2 और r में, तो वो रिलेशन क्या है। तो आपको बोलते हैं फाइंड द रिलेशन बिटवीन h1, h2 एंड r। तो आपको h1 h2 एंड r में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए मैं आपको बताता हूं कि वो रिलेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसके सॉल्यूशन पे जाएं तो h1 आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, uy स्क्वायर इंटू uy मतलब uy स्क्वायर बाई
2G, है ना। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, किसका पढ़ा था बच्चों फॉर्मूला? मैक्सिमम हाइट का, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे। तो देखिए, तो ये हो जाएगा uy² बाई 2G। अच्छा, uy जो है तो h1 के लिए ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो थीटा है, तो uy जो होगा इसके लिए u साइन थीटा होगा। तो हम लिखेंगे ये u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2G। तो चलो बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई जो आपने h1 निकाला। अब h2 लिखिए। तो जब आप h2 लिखोगे तो यही फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन अब इसके लिए जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 90 माइनस थीटा है। तो जहां पहले आप साइन थीटा लिख रहे थे, अब वहां पर आप एंगल लिखेंगे 90 माइनस थीटा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे u² साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2G। अच्छा बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है ये आपको पता है? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो h2 इज इक्वल्स टू u² कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2G। तो दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, h1 और h2 की। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें रेंज का फॉर्मूला दिखाई दे। तो उसके लिए आप एक ये कर सकते हो भाई, कि आप क्या करो बच्चों, यहाँ पर कि h1 और h2 का जरा मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ कुछ आता हुआ दिखाई देगा आपको, क्योंकि मुझे साइन 2 थीटा बनाना है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट चाहिए, इसलिए मैं 1 फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई सेकंड इक्वेशन करूंगा। तो देखो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो LHS जो है h1 h2 वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज इक्वल टू RHS में करो तो u², तो u की पावर 4। फिर बच्चों ये जो हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बच्चों ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई नीचे 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 4G स्क्वायर, है ना। 2 इंटू 2 2G इंटू 2G, तो 4G स्क्वायर। अच्छा, एक काम और कर रहा हूँ, इसी इक्वेशन में सेम चीज का मल्टीप्लाई कर दो 4 का, और सेम चीज का डिवाइड कर दो 4 का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी इक्वेशन में। अब ऐसा क्यों किया है वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। मैंने 4 का मल्टीप्लाई भी कर दिया और 4 का डिवाइड भी कर दिया, है ना। सेम चीज का मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम जानते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये 4 तो इसके साथ आ जाएगा, तो 1/16 हो जाएगा, इसको अलग लिखो, और ये 4 को इनके साथ लिखो। अब क्या करें कि हम यहाँ से इस पूरे की होल स्क्वायर लगाएंगे, है ना। तो इनका आप स्क्वायर रूट लिखना चाहिए हमें यहाँ पर। तो ये हो जाएगा u², क्योंकि मैं बाहर होल स्क्वायर करने वाला हूँ। और ये 2, ये 4 है, तो 4 अगर मैं बाहर होल स्क्वायर करूंगा तो इसको 2 लिखना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर तब 4 होगा। तो 2 को मैं इनके साथ लिखता हूँ, साइन और कॉस के साथ। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 4 इंटू 4 16, तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे g लिखूंगा और फिर इनका होल स्क्वायर करूंगा। तो देखो, ये जो चीज बची थी ये वही आ जाएगी, स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 u की पावर 4 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और नीचे ये जी स्क्वायर। बाकी ये 4 इंटू 4 16 तो मैंने बाहर लिखा हुआ है। तो 16 को आप इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 16h1 इंटू h2 इज इक्वल्स टू। अब ये पूरी चीज क्या है बच्चों, देखो ये पूरी चीज क्या है, u² 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला बन गया, u² साइन 2 थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। अब ये क्या चीज है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये तो रेंज का फॉर्मूला है, u² साइन 2 थीटा बाई जी। तो इसको रेंज लिख लेंगे r, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर। यानी जो आपका रिजल्ट आया बच्चों, रिलेशन आया h1 h2 r में, तो वो होता है r² इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ h1 इंटू h2। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और आप इसे अच्छे से याद रखें और ध्यान रखें इसका, है ना। तो आई होप आपको बच्चों क्लियर हुआ, है ना, कि कैसे हम h1 h2 और रेंज को रिलेट कर सकते हैं। तो r², अब कई बच्चे ये याद भी रख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो टिक लगा के आ जाते हैं ना। बाकी मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो r² इज इक्वल टू 16h1 इंटू h2, है ना।
तो देखिए बच्चों, अब रेंज के बारे में भी हम काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम और चीजों पर चर्चा करें, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको भी जल्दी देख लेते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट आपसे ये पूछा जा सकता है, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। किसी भी टी टाइम में आपका जो प्रोजेक्टाइल के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे। हालांकि इसको ऐसा नहीं है कि हम निकाला नहीं है, हमने, याद करो जब प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाली थी बच्चों, तब ये चीज बता दी थी, है ना, तब ये चीज पहले निकाली थी कोऑर्डिनेट्स, वहां बोला नहीं गया था, तो मैं यहाँ पे अलग से लिखवा रहा हूँ उसको बस। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टी टाइम पर जो उसने एक्स दूरी कवर की होती है वो आपका क्या हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, और जो उसने वाई में दूरी कवर की वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो ये एक्स कॉमा वाई जो है यही तो कोऑर्डिनेट्स है। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक्स में रफ्तार कांस्टेंट है, टी टाइम में वो कितनी दूरी कवर करेगा वही तो एक्स है। तो वो तो हमने पहले भी निकाल के वो रखा है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है बच्चों वो हो जाएगा यू एक्स इंटू टी। और वाई कोऑर्डिनेट है तो वाई कोऑर्डिनेट में मोशन अंडर ग्रेविटी वाला लगेगा, तो किसी भी वाई डिस्प्लेसमेंट जब करेगा तो वाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, यू वाई इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। अब आप ध्यान से देखो, अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है तो आप पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हो। तो कभी आपसे पोजीशन वेक्टर पूछने को बोल दे एट टाइम टी, पोजीशन वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये भी पूछ सकता है वो क्वेश्चन में, है ना। तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। पोजीशन वेक्टर पूछना मतलब एक्स वाई पूछ रहा है आपसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर कैसे लिखेंगे भाई, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू है एक्स की यू एक्स इंटू टी, और ये आई कैप, प्लस वाई कोऑर्डिनेट है बच्चों यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जी कैप, है ना। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब आपसे इसमें क्या पूछ सकता है, बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट बता दो भाई, कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू टी सेकेंड्स। तो 0 से टी सेकेंड, तो ये 0 पे यहाँ से चालू किया था प्रोजेक्टाइल और टी सेकेंड पे यहाँ पे पहुंच गया, तो इसको ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन, ये डिस्प्लेसमेंट है ना आपका बच्चों, जो ये रेड कलर से मार्क है। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये पाइथागोरस लगाओगे तो ये एक्स और ये वाई, एक्स और वाई पोजीशन तो आप पहले भी निकाल चुके हो, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी आ जाता है आपका। तो डिस्प्लेसमेंट लिखोगे रूट ओवर एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर, और एक्स और वाई की वैल्यू आपको पता है, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आपको पता होती है, तो आप बहुत आसानी से डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। फिर वो क्या पूछ सकता है, और तो अगर आपसे पूछना चाहे तो वो आपसे पूछेगा बच्चों किसके बारे में, डिस्टेंस। सबसे ज्यादा खतरनाक सवाल क्या होता है, डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस से पहले हम जरा वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो वेलोसिटी पूछ सकते हैं आपसे। तो एक काम करो, आप इसको लिख लो, वेलोसिटी मैं नेक्स्ट पेज में आपको निकाल के बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपसे क्या पूछेगा, नाइन्थ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, वेलोसिटी क्या मतलब, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से मतलब है ना। तो हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि भाई जैसे आपका ये प्रोजेक्टाइल है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर टी पर ऐसे हम टेंजेंट बनाते हैं, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, या इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अच्छा, ये दो कंपोनेंट से बन रही है। आपका जो यहाँ पे बच्चों u था, तो उसका जो x कंपोनेंट है u x, वो तो चेंज हुआ ही नहीं, और ये u y था, लेकिन u y चेंज होकर यहाँ पर बच्चों v y हो चुका है ना। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पे टेंजेंट बन रहा है, और वो वेलोसिटी है। अच्छा, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल भी बना रहा है, तो इस एंगल को हम बीटा बोल रहे हैं। तो अगर आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और उसका डायरेक्शन निकालना है तो एंगल बीटा चाहिए होगा हमें, तो हमें एंगल बीटा भी चाहिए और वो भी चाहिए,
v भी चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे अगर देखो तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका रिजल्टेंट है ये v, तो मैग्नीट्यूड निकाल लो आप। तो ये जो स्पीड होगी इंस्टेंटेनियस, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये है क्या एक्चुअली में, ये आपका एक्स एक्सिस की वेलोसिटी का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस की वेलोसिटी के कंपोनेंट का स्क्वायर है। तो अब आप ध्यान से देखो, तो ux की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो वो हमेशा क्या रहेगी बच्चों, u cos थीटा। अच्छा vy जो है वो हो जाएगा uy माइनस gt, है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, तो uy क्या हो जाएगा, u sin थीटा माइनस gt। अब इसको आप ऊपर वैल्यू को पुट करो तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी भाई, तो ये हो जाएगा रूट ओवर u cos थीटा, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो मैं ब्रैकेट ओपन करके लिख रहा हूँ, पहले इसका स्क्वायर, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं सॉरी माइनस आएगा बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना, तो ये 2 टाइम्स u साइन थीटा, u साइन थीटा इंटू जी टी, है ना, इस तरीके से आएगा। यहाँ से देखो u स्क्वायर कॉमन आएगा, cos स्क्वायर साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में आएगा तो 1 हो जाएगा, तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, u स्क्वायर प्लस ये जो हो जाएगा ये जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2gt, पहले लिख लो 2u/g/t, और साइन थीटा हम बाद में लिख लेते हैं। तो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एट एनी टाइम t, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब जब आपका ये इंस्टेंटेनियस स्पीड आया है तो आप एंगल भी निकाल सकते हैं tan बीटा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप tan बीटा लगा लो। तो tan बीटा जो है वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर y कंपोनेंट के बराबर है और बेस x कंपोनेंट है ही, तो दिस विल बिकम vy अपॉन vx। याद रखेंगे इसको हमेशा, हॉरिजॉन्टल के साथ जो वेलोसिटी वेक्टर एंगल बनाता है वो tan बीटा होता है, और tan बीटा को आप vy अपॉन vx लिख सकते हैं, और चाहो तो tan बीटा इज इक्वल टू vy की जगह आप लिख सकते हो कितना बच्चों, यहाँ पे vy की जगह लिख लो आप, vy की जगह जो हमने लिखा था ये u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन vx, vx मतलब यहाँ पे ux, vx क्योंकि ux के बराबर ही है, तो u cos थीटा। तो इस तरीके से आप एंगल भी हॉरिजॉन्टल के साथ किसी भी वेलोसिटी वेक्टर का आप निकाल सकते हो एट टाइम t, है ना। वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। x कंपोनेंट आपको ux तो चेंज होगा नहीं और vy चेंज नहीं होगा, तो अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो आप उसको लिख सकते हो ux i कैप प्लस vy j कैप, और इसको ऐसा लिख सकते हैं ux जो है वो u cos थीटा i कैप प्लस vy जो है, तो vy की वैल्यू आप जानते हो बच्चों क्या होता है, ये u साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप। तो ये ऐसे आप वेलोसिटी वेक्टर भी लिख सकते हो ना, मतलब कुछ भी पूछ लिया जाए आपसे आप सब लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात है ही नहीं, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद पूछने के लिए क्या पूछेगा भाई, देखो जो अब नेक्स्ट चीज बता रहा हूँ वो अभी तक पूछा नहीं गया है ना पूछा जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बड़ा टफ हो जाता है ये सेक्शन, लेकिन फिर भी अगर आपसे कभी ऐसे ही पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो चौथी चीज है डिस्टेंस कवर्ड बाई प्रोजेक्टाइल, है ना। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि भाई जब प्रोजेक्टाइल आप फेंकते हो तो ये वाला पॉइंट होता है, तो ये आपका y कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका x कोऑर्डिनेट होता है, तो आप इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हो ये रेड कलर की लाइन। बट ये जो ब्लैक कलर की लाइन है अगर वो डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो फिर कैसे निकालोगे। तो अभी बच्चों मैंने 2 डायमेंशन मोशन में आपको डिस्टेंस निकालना सिखाया है कि किसी भी कर्व्ड पाथ का डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू dt करना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू ये है, देखो आप रूट ओवर ux प्लस vy स्क्वायर। तो अगर कभी भी डिस्टेंस निकालने को आ जाए प्रोजेक्टाइल में, हालांकि पूछेगा नहीं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बड़ा टफ है, ये जो है ना इसका इंटीग्रेशन बहुत टफ हो जाएगा, फिर भी लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कोई चीज मिस ना हो, है ना, कम से कम पता तो रहना ही चाहिए। तो आपका ये ux स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर इसका dt करना पड़ेगा, तो आपको बच्चों डिस्टेंस भी मिल जाएगा, है ना। उसके बाद अगर
और पूछा जाना चाहे तो स्पीड पूछ लेगा, तो डिस्टेंस निकाल लोगे तो डिवाइड बाई टाइम कर दो। एवरेज वेलोसिटी पूछ लेगा, तो एवरेज वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर, उसको डिवाइड बाई टाइम। तो खैर वो सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, अब वो अंडरस्टूड है, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो जितनी भी चीजें बच्चों पूछी जा सकती हैं उन सबके मैंने आपको डेरिवेशन करा दिए, उनके फॉर्मूले बता दिए, है ना, लास्ट के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो भी बता दिए। मेन तो आपका रेंज है, मैक्सिमम हाइट है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, वेलोसिटी एट टाइम टी है। इनसे ज्यादा सवाल आएंगे, है ना, और जो आपको बुक में दिए होंगे वो भी, लेकिन कुछ ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने उनको भी कवर कर दिया है ना, थोड़े थोड़े से थे तो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की थ्योरी समझ में आई होगी। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम दूसरे प्रोजेक्टाइल पे आएंगे जो हाइट से फेंके जाएंगे, है ना बच्चे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।